हेलो बच्चों, एजेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे किसके बारे में? परिवहन तंत्र के बारे में। ठीक है, हार्ट के बारे में। आज हम लोग मेनली किडनी के बारे में पढ़ेंगे, विकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि उत्सर्जन क्या होता है। तो आइए बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। नॉर्मल सबसे पहले पूछा गया उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकाल देना, किसी भी माध्यम के थ्रू बाहर निकाल देना। वो सभी के सभी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो नॉर्मल कैसे बोलोगे आप? तो बोलोगे उत्सर्जन वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपापचय गतिविधियां, बोला ना मेटाबॉलिज्म, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था ये उपापचय क्या होता है। ठीक है, के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर के बाहर, देखो लिखा ना, शरीर के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बोला गया है? देखो, बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट उत्पादकों को विशेष अंगों के माध्यम से हटा दिया जाता है। एक लाइन ये बोलकर थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया है, अब इसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। जैसे मेन हम लोग को पढ़ना क्या है? विकृत के बारे में। देखो पहले बता दे रहा हूँ, हम लोग को पढ़ना है विकृत के बारे में, किडनी के बारे में। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि विशेष अंगों, मतलब बहुत सारे ऐसे अंग होंगे जो क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो हम लोग को किडनी के है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। जैसे त्वचा, नाम सुनी हो। त्वचा से हमारी बॉडी में क्या होता है? त्वचा से पसीना निकलता है। बॉडी से क्या निकलता है? पसीना। और पसीना हमारी शरीर के लिए क्या होता है? अपशिष्ट होता है, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये त्वचा, स्किन क्या हो गया? एक क्या हो गया? विशेष अंग हो गया। एक और मैंने आपको पढ़ाया है, फेफड़ा। फेफड़ा पढ़ाया ना? तो फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है बट अपशिष्ट CO2 भी बाहर आ जाता है। तो फेफड़ा क्या हो गया? अपशिष्ट हो गया ना? तो ऐसे बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, और भी एक आग देखना है तो यकृत की बात कर लेते हैं। यकृत क्या करता है? हमारी बॉडी में टॉक्सिन जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, जहर, उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये भी क्या हो गया आपका? नॉर्मल एज अ क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। लेकिन पूरी की पूरी ध्यान कंसंट्रेट करना हम लोग को विकृत पर। कहाँ कंसंट्रेट करना? विकृत पर। क्यों क्यों क्यों? तो आप बोलोगे विकृत हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। ठीक है, ये कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, कैसे? इसमें क्या होता है? तो आप बोलो इसमें निस्पंदन की क्रिया होती है। ठीक है, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन, मतलब ब्लड का फिल्टर करना, छानना। और छानने को हिंदी में क्या बोलते हैं? निस्पंदन। अच्छा, एक चीज़ और, फिल्टर और प्योरिफिकेशन दो अंतर है। शुद्धिकरण फेफड़ा, ठीक है, निस्पंदन किडनी। ठीक है, एक्सचेंज कभी मत करना आप लोग, गलती से भी ऑप्शन चेंज मत करना। ठीक है, इतना आई होप कि इतना क्लियर होगा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आया होगा। अब यही चीज़ मैं मानव में दिखा रहा हूँ आपको। मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो मनुष्यों में उत्सर्जन करने के लिए एक उत्सर्जन अंग की जरूरत होती है, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जित अंग। अब इसमें क्या क्या है? तो देखो ध्यान से, पहले नाम आना चाहिए। किडनी है, तो किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल एज अ कंडीशन में विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक। कोई दिक्कत है? विक्र के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, अधिविक्र ग्रंथि होती है, वो हम लोग जानते हैं। ये आपके यूरेटर है, यूरेटर आपके वाहिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम दिया गया उत्सर्जन तंत्र, एक तरह का एक जोड़ी गुर्दे। देखो गुर्दा मतलब क्या होता है? किडनी को ही गुर्दा बोला जाता है। गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। क्या बोला गया? एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। यूरेटर मतलब होता है मूत्रवाहिनी। ये आपका क्या है? ये पाइप जो है मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, एक जोड़ी, मतलब यहाँ पे है, यहाँ भी है। ठीक है, फिर उसके बाद मूत्राशय जो है ये थैला की तरह दिख रहा है, तो उसको मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, मूत्राशय, जिसे ब्लैडर हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में। और एक और नाम है मूत्र मार्ग, जिससे पेशाब बाहर निकलता है, यूरेथ्रा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। इससे क्या होता है? पेशाब बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है? फिर बोला है कि प्रत्येक गुर्दे में कई उत्सर्जक इकाई पाई जाती है। मतलब ऐसे बात किया जाए, जैसे आपके पास जैसे किडनी है, तो किडनी के अंदर ऐसे बोला गया कि बहुत सारी संरचना पाई जाती है, एक इकाई पाई जाती है इसमें, ऐसे करके। ठीक है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं नेफ्रॉन।
तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप एक सवाल का जवाब दोगे एक अक्षर में, नेफ्रॉन। ये आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न में लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एमसीक्यू में कई बार पूछे गए हैं, और ये एमसीक्यू में नहीं पूछा गया है तो इसका मैक्सिमम बार आपको क्या किया गया है, पूछा गया है प्रश्न इसका डायग्राम बनाने के लिए और उसका विवरण देने के लिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ सबको। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बारे में आ गया कि नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है कैसे। तो एक चीज़ यहाँ से समझो कि एक्चुअल में अगर आपको बात किया जाए किडनी का, तो किडनी जो होता है आपका क्या होता है, कनकेव कन्वेक्स लाइक डिजाइन में होता है। ठीक है, अगर मान लो कभी भी इनके बारे में लिखने के लिए आ गया तो किडनी क्या है, एक अंग है जिसका संरचना क्या है, अवतल उत्तल दोनों के जैसा है। ये क्या है, यूरेटर है, पाइप है, नलीनुमा संरचना है जो किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है, किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है। नॉर्मल जो आपको दिखाई दे रहा है ना वही आप बोलोगे। मूत्राशय क्या है, मूत्राशय एक तरह का क्या है, थैला है, एक तरह का थैला है जिसमें क्या होता है, यूरिन की मात्रा इकट्ठा की जाती है। यूरिन की मात्रा क्या होता है, इकट्ठा। लगभग आपसे कोई पूछे कितना, तो आप बोलोगे 1.5 लीटर। इससे अधिक करोगे तो जो आपका मूत्राशय है वो फट जाएगा। ठीक है, मूत्राशय क्या होगा, फट जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी ज़्यादा पेशाब लगे तो आप उसे रोकिए नहीं, कंट्रोल ना करिए, वो क्या करेंगे बाहर आप क्या करें, मूत्र कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद ये क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक तरह का मूत्र मार्ग है जहाँ से यूरिन, पेशाब जो होता है, यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप ऐसे फिगर से देखकर बता सकते हो। किडनी आपके अवतल उत्तल दोनों शेप में होते हैं। ठीक है, दूसरा किडनी जो होता है, किडनी से कनेक्ट कौन होता है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी काम क्या है, मूत्रवाहिनी किडनी और मूत्राशय को जोड़ता है और इसकी संरचना नलीनुमा होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको फिगर देख के लिखना है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, काम देखो, काम जितने भी होंगे वो मैं बताऊँगा। ठीक है, करा करा के दिखाऊँगा कि ऐसे होता है, लेकिन फिगर के बारे में कभी भी लिखने के लिए आ गए तो उसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपको दिख रहा है ना नलीनुमा संरचना है, तो आप बोलोगे नलीनुमा संरचना होती है, नहीं तो आप लिख लीजिए साथ में, इसकी नलीनुमा संरचना होती है। प्लस ये क्या करता है, विक्र और मूत्राशय को जोड़ता है। ठीक है, मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय एक तरह का थैलीनुमा संरचना होता है और इस क्या करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है, कितना, लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, दूसरा मूत्र मार्ग क्या होता है, जहाँ से पेशाब क्या होता है, बाहर निकलता है, एक तरह का रास्ता है जहाँ से हम लोग के यूरिन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्लियर है इतना, आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद जब बाहर निकलता है तो ये प्रक्रिया हो कैसे रही है, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन पहले यहाँ पर संरचना में आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इकाई की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जब किडनी को, यहाँ ध्यान से देखो, नीचे किडनी को जब काटा गया तो इसके बाद उस अंदर की फिगर ऐसे दिखी गई, और अंदर की फिगर में एक छोटा सा ये जो है एक स्ट्रक्चर काटा गया, तो एक ऐसी खूबसूरत से स्ट्रक्चर बन के आया है। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है, ये वाला नहीं, ये वाला बनाने के लिए आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक्चुअल में होता है जब आपके यहाँ से ब्लड अंदर जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कण होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन से युक्त होते हैं। ठीक है, यूरिन होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट होता है, दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये सभी ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक, टॉक्सिन होते हैं, जहर होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इनका क्या करते हैं हम लोग, निस्पंदन करते हैं। क्या करते हैं, निस्पंदन, इनको छानते हैं। कैसे करते हैं, देखो, जब भी ब्लड यहाँ से इंटर करेगा तो सबसे पहले इसके पास एक क्या आता है, एक ग्लोमरस। ये देखो यहाँ से लिखा गया ना, ये जो है ग्लोमरस। ठीक है, एक छन्नी की भांति, ऐसा नहीं, छन्नी जो होता है ना, आपको एक ऐसा समझो कि एक छन्नी की भांति ग्लोमरस, ग्लोमरस नाम है, हिंदी में भी ग्लोमरस का बोलते हैं। ठीक है, तो एक छन्नी की भांति काम करता है। ठीक है, छन्नी, आप चाय छानते हो ना, सेम ऐसा वैसा कि बड़े पार्टिकल को ये रोक लेगा। अगर चाय पत्ती छोटी छोटी है, बहुत पाउडर के फॉर्म में, वो छन जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ये ग्लोमरस होता है। ग्लोमरस क्या होता है, तो आप बोलोगे एक छन्नी की भांति होती है। ठीक है, इतना क्लियर, मैं पहले समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ग्लूमरस क्या हुआ, छन्नी की बात है, यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है। अब इससे छन के क्या होगा, ये जो ऐसे चांद की तरह संरचना दिख रही है ना, प्याले नुमा, बोला जाता है कि इसकी संरचना प्याले नुमा। किसकी संरचना, तो बोमेन कैप्सूल। देखो बोमेन कैप्सूल लिखा गया ना, तो बोमेन कैप्सूल, हिंदी में भी बोमेन सप्टू बोला जाता है, बोमेन संपुट बोला जाता है इसको। तो बोमेन सप्टू क्या होता है, एक प्याले के नुमा संरचना होता है, जिससे आपके जो छने हुए ग्लोमरस से जो भी रक्त आते हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। इतना क्लियर है। प्रवेश करते समय ये क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। ठीक है,
मुड़े होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कंट्रीब्यूटर टिब्यूल, ठीक है, पीसीटी। हिंदी में भी पीसीटी ही बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कंट्रीब्यूटर टिब्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके यहाँ से क्या होगा कि फिल्टर का काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसमें से छान ली, पहला प्रोसेस क्या हो, उसे छाना। अब छानने के बाद कुछ ऐसे कण बच जाते हैं जिनको वापस से क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। हमारी बॉडी में क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में डालना होता है। फिर उसके बाद जितने भी बचे होते हैं उन्हें सिक्रीट स्त्रावण कर देते हैं, यूरिन के साथ क्या करते हैं, बहा देते हैं। ये मेन प्रोसेस 3 होते हैं। लेकिन आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे जब ये बढ़ रहा तो यहाँ पर एक आता है हेनेल का लूप। हेनेल के लूप के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो हेनेल का लूप का जो संरचना होता है वो अल्फ़ाबेट अक्षर जो होता है, अक्षर वो यू जैसा होता है। कैसा, यू जैसा। ध्यान से देखो, यहाँ पर यू जैसा है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये जो पतला सा है, ठीक है, यू जैसा होता है। कैसा होता है, यू जैसा संरचना पाया जाता है हेनेल के लूप में। ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, कहाँ में, किडनी के अंदर। क्लियर है इतना। अब देखो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये, अच्छा एक चीज़ असेंडिंग, फिर उसके बाद डिसेंडिंग, ऐसे नाम दिया है। नीचे आ रहे हो तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहे हो तो असेंडिंग, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए डीसीटी के पास जाओगे, डिजिटल कंट्रीब्यूटर टिब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी बचे होंगे उनको वापस ब्लड में डाल देगा। फिर उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिव टिब्यूल्स के पास, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होंगे और बहुत सारे कलेक्टिव डक्ट्स मिलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, असेंबल होके यूरिन बाहर निकल जाता है। अब इसको आप हेयर कॉपी में कैसे लिखोगे पॉइंट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ग्लोमेरस जो होता है वो निस्पंदन, ध्यान दो, ग्लोमेरस निस्पंदन लिखोगे। निस्पंदन का मतलब आपको मैंने बताया कि फिल्टर करना। यह प्रक्रिया ग्लोमेरस केशिकाओं में होती है, ठीक है। क्या होती है निस्पंदन, मतलब मैंने क्या होता है, फिल्टर करना। निस्पंदन की प्रक्रिया से अल्ट्रा फिल्ट्रेट का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। रक्त का उच्च दबाव के साथ साथ इन केशिकाओं में बहता है और पतली केशिकाओं के दीवारों पर पार फिल्टर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो छन जाता है, ठीक है। रक्त केशिकाओं में, देखो लिखा है ना, रक्त केशिकाओं में प्रोटीन छोड़कर सब कुछ वुमेन कैप्सूल के क्या है, स्पेट्स में ढकेल दिया जाता है। मतलब यहाँ से नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक है, सबके सब ढकेल दिए जाते हैं, किसको छोड़कर, प्रोटीन को छोड़। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद बोला गया है ढकेल, ताकि क्यों ढकेला गया, क्योंकि अल्ट्राफिकेशन बन सके। क्या करे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बन सके। और अल्ट्राफिकेशन का जो दर है GFR, ग्लोमेरुलस, तो इंग्लिश में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो रेट होता है वो बोला गया है कि 125 मिलीलीटर पर मिनट, या करके बोला है, या तो ये 180, ठीक है, कितना, 180 लीटर पर डे ये फिल्टर कर सकता है, ठीक है। ये इसका रेट है। इतना आपको समझ में आया। तो पहला चरण ये है कि कैसे छनता है, पहला चरण क्या है कि ये कैसे छनता है, समझ में आया। अब इसके बाद आपको आएगा कि अगर जो बचा हुआ ढकेला गया था उसको रीएब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, नलिकाओं की पुनः अवशोषण करना, ठीक है, नलिका जो भी उसके अंदर पुनः अवशोषण कर लेना। तो मैंने बताया था ना, पुनः अवशोषण करते हैं। तो ग्लोमेरुलस में निस्पंदन के दौरान, ठीक है, फिल्ट्रेशन के दौरान रक्त कोशिकाओं और प्रोटीन को छोड़कर सभी पदार्थों का उच्च दबाव पर केशिकाओं में माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके क्या होता है, समीपस्थ जो कुंडली होते हैं, समीपस्थ जो कुंडली नलिकाएं होती हैं, या जैसे हम लोग PCT नाम दिए थे, PCT के स्तर पर छानने के कुछ पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, दोबारा से पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। अवशोषित करने के बाद ये अब कौन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, देखो नाम भी दिया है कौन कौन सा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट और 75% पानी भी शामिल होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इतने पदार्थ को ये PCT द्वारा छान लिया जाता है, ठीक है। आगे बोला गया है कि DCT, ठीक है, डिजिटल कुंडलित नलिका, DCT, ये क्या है, DCT चयनात्मक अवशोषण दर्शाती है और पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थ, जो भी होने वाले पदार्थ हैं, और पानी को
पेरिट्यूब्यूल्स केशिकाओं द्वारा रक्त में वापस ले लिया जाता है, मतलब वापस रक्त में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ है वो पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाए। फिर तीसरा प्रोसेस बताया गया कि नलिकाओं का स्त्रावण, मैंने बोला था ना कि लास्ट प्रोसेस स्त्रावण होता है। तो इस प्रक्रिया में रक्त में मौजूद Na+, K+, NaH4 मतलब अमोनिया और यूरिक एसिड जैसे हानिकारक पदार्थ जितने भी होते हैं वो रेखीय नलिकाओं मतलब सीधे नलिकाओं में स्त्रावित होते हैं और नेफ्रॉन के नलिकाओं में जो तरल पदार्थ बचता है वो क्या बच जाता है? वो मूत्र होता है। और ये मूत्र क्या होता है? मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो नेफ्रॉन के बारे में आएगा तो आप यही लिखोगे, ठीक है, कि आपके नेफ्रॉन का पहले तो डायग्राम आना चाहिए। नेफ्रॉन बनेगा कैसे? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। घर पर प्रैक्टिस करेंगे। नेफ्रॉन के बारे में लिखना है तो जो भी आपका निस्पंदन की प्रक्रिया होगी फिल्ट्रेशन के, उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? नेफ्रॉन अगर नॉर्मल अगर सिंपल 2 लाइन में आ गए नेफ्रॉन कैसे लिखना है सिंपल, तो आप क्या बोलोगे? प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है। मैंने बोला था प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें ग्लोमरस नामक केशिकाओं का एक बंडल होता है और बोमेन कैप्सूल एक ट्यूब्यूल संरचना की ओर क्या होता है? जाता है। एक संग्रहण नलिकाएं में जुड़ती है, मतलब जहाँ पर संग्रहित होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव डक्ट, संग्रहित होता है, संग्रहित में जुड़ जाता है और विक धमनी नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के साथ अतिरिक्त पानी, लवण आदि को नेफ्रॉन में लाती है, ठीक है। नेफ्रॉन में लाने के बाद ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और पानी और नमक फिल्टर कर देता है। ये सब जितने भी अच्छे सब्सटेंस होते हैं, अच्छे चीज़ होते हैं, उनको क्या करता है? ये फिल्टर कर देता है। और फिल्टर करने के बाद ये क्या करता है? जो टेबुलर संरचना पाई जाती है, ये आपकी जो संरचना पाई जा रही है, इससे होकर संग्रहित वाहिका में गुजरता है, ठीक है, कलेक्टिव डक्ट से गुजरते हुए फिर अपशिष्ट मूत्र वाहिनी के, देखो यहाँ पे लिखा हो ध्यान से, जब इसमें पहुंचेगा तो इसने बोला मूत्र वाहिनी, ठीक है, लिखा है ना, मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है। ये देखो, ये जो कलेक्टिव डग है, ध्यान सुनो, देखो ये जो कलेक्टिव डग था इसके अंदर संरचना था और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? मूत्र वाहिनी से, और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग चला गया है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र के रूप में बाहर भेज दिया जाता है। हमारी बॉडी से क्या होता है? बाहर भेज दिया जाता है। और अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लवण आदि जैसे उपयोगी उत्पादन जो भी बचे थे वो टेबुलर संरचना के चारों ओर केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित होते हैं और ये वास्तविक शिरा में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जो बचे थे अच्छे, वो जो आपको ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होता था? वापस भेज देते थे और वापस भेजने के बाद ये कहाँ चले जाते थे? वापस से शुद्धिकरण के लिए किडनी किसके पास? हार्ट के पास जाते थे और हार्ट के बाद कहाँ? लंग्स के पास पहुँच जाते थे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपका क्या था? उत्सर्जन तंत्र था। मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है? क्लियर है सबको? चलो आगे हम लोग बात करेंगे कि पौधों में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। पौधों में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है? तो देखो, पौधों में उत्सर्जन तंत्र अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पार्ट से होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाग से होता है। जैसे अगर आपसे बात करूं मैं, जैसे पहला बोला है पौधों में श्वसन के दौरान क्या होता है? CO2 निकलता है, तो और O2 क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस की अपशिष्ट उदाहरणों के रंध्र के माध्यम से हटा दिया जाता है। कहने का मतलब है, ध्यान सुनो, जब पौधे होते हैं, जब श्वसन करते हैं, ध्यान सुनो, श्वसन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो पौधे होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि उन्हें खाना बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बोला था पौधे यदि खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी चाहिए और वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 प्लस O2। तो उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो बाहर कौन सा गैस निकलना है? O2। तो उनके लिए तो O2 किसी काम का नहीं है, इसलिए बोला गया कि CO2 और प्रकाश संश्लेषण O2 के दौरान उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादकों को रंध्र के माध्यम से हटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब मैंने ये भी बताया था कि O2 जो होता है वो बाहर किससे निकलता है? स्टोमेटल पोर, रंध्र के माध्यम से निकलता है, जो पत्तों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर है?
फिर बोला इसके अतिरिक्त पानी रंध्र के माध्यम से निकलता है और यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मतलब अगर पौधों में पानी की मात्रा अधिक हो जाए, पौधों में पानी की मात्रा अधिक हो जाए और वो पत्तों में से ऊपर की ओर उठने लगे तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्पन बन के ऊपर की ओर उठना, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, भाप बन के उत्सर्जित हो जाना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर बोला गया कुछ अपशिष्ट उत्पादन जैसे पत्तियों में जमा हो जाते हैं और जबकि पत्तियां सूख कर गिर जाती है। जैसे गिर क्यों जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि O2 और CO2 का आदान प्रदान इन पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले, उपस्थित होने वाले जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनकी वजह से ये अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर ये किसी धूल कण के कारण बंद हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर खाना नहीं बना पाते। इसलिए बोला गया कि पत्तियाँ सूख के गिर जाती हैं, ठीक है, और उन्हें हटा दिया जाता है। कुछ अपशिष्ट उत्पादक रिक्तिकाओं, मतलब रिक्तिकाओं का मतलब बता रहा हूँ, रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं। जैसे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि पौधों के सेल में, कोशिकाओं में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसमें किसी पदार्थ को संग्रहित किया जाता है, और वहाँ पर वो अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, किसी चीज़ का संग्रहण किया जाता है, ठीक है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ, यही बोला गया, वो रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं, और कुछ अपशिष्ट उत्पादक जैसे गोंद, ठीक है, गोंद जैसे प्लांट में देखते हो गोंद निकलता है, प्लांट के पास जाओगे ना तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसे हम लोग गोंद बोलते हैं, नॉर्मल गोंद या तो रेजिन, ठीक है, पुरानी जाइलम कोशिकाओं में संग्रहित होता है बाहर, या तो गोंद रहेगा। गोंद मतलब एक तो लैक्टिक प्लांट में जो हम लोग रबड़ यूज करते हैं, एक तो वो होता है, देखो यहाँ पर दिया है फिगर, ठीक है, और एक गोंद होता है कि इसके छाले पे ये पाया जाता है, इसी को हम लोग रेजिन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? ये कोई दिक्कत है? चलो, तो ये कोशिकाओं में संग्रहित होता है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पादक जड़ों के माध्यम से हटा दिए जाते हैं, जो कि अनयूजुअल होते हैं, वो जड़ों के माध्यम से भी हटाए जाते हैं। क्लियर है आपको? मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पौधों में उत्सर्जन तंत्र समझ में आया, मानव में उत्सर्जन तंत्र समझ में आया, तो आपका यहाँ पर टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। चैप्टर 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब आपको लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी भी अगर आपको डाउट है, किसी भी वीडियो में डाउट है, या ऐसा टॉपिक जो आपको छूट गया है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर टॉपिक छूटा होगा तो आपको मैं फिर से पढ़ाऊँगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, MCQ भी करेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, पिछले साल जो पेपर में आए थे वो भी क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। और खासकर हम लोग लिखना जरूर सीखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में आने पर प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो उसको भी लिखना हम सिखाएंगे, ठीक है। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, वो भी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।